हर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली का एक ड्रीम होता है, अपना घर या अपनी जमीन खरीदना। और इस एक परचेज के लिए लोग अपनी लाइफ की सेविंग्स लगा देते हैं, सालों तक ईएमआई भरते हैं, कई बार जनरेशंस की वेल्थ एक ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये ट्रस्ट का गेम भी है। और गलत इंसान पर ट्रस्ट अगर कर दिया तो आपकी लाइफ सेविंग्स सालों के लीगल डिस्प्यूट में अटक सकती है। इनफैक्ट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया के रफली 66% सिविल केसेस लैंड और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड है। अब सबसे डेंजरस पार्ट, ज्यादातर प्रॉपर्टी ओनर्स को फ्रॉड का पता तब चलता है जब रजिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी होती है, पैसे जा चुके होते हैं और डील रिवर्स करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे प्रॉपर्टी फ्रॉड एक्चुअली कैसे होता है, लोग कहाँ मिस्टेक्स करते हैं एंड प्रॉपर्टी बाय करने से पहले कौन से चेक्स करने चाहिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। बहुत लोग अज्यूम करते हैं कि एक बार प्रॉपर्टी रजिस्ट्री हो गई तो डील लीगली सेफ है, लेकिन रियलिटी में रजिस्ट्री का रोल बहुत लिमिटेड होता है। रजिस्ट्री सिर्फ ट्रांजैक्शन को ऑफिशियल रिकॉर्ड क्रिएट करती है, वो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं करती कि सेलर के पास वैलिड ओनरशिप टाइटल है या नहीं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट फ्री है या नहीं, या उस पर कोई हिडन लायबिलिटी अटैच तो नहीं है। इसीलिए परफेक्टली पॉसिबल है कि बायर लीगली रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी खरीद ले और उसे बाद में पता चले कि सेलर के पास तो उस प्रॉपर्टी को बेचने का वैलिड राइट ही नहीं था, या उस पर किसी और का प्रायर क्लेम था। और इसी वजह से प्रॉपर्टी फ्रॉड सिर्फ अनइन्फॉर्म्ड बायर्स के साथ नहीं होता, फाइनेंशियली अवेयर और अनएजुकेटेड लोग भी फंस जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस हेविली ट्रस्ट ड्रिवन होते हैं। लोग ब्रोकर की अश्योरेंस पर रिलाई करते हैं और सेलर की डॉक्यूमेंट्स सुपरफिशियली रिव्यू करते हैं और ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर बैंक ने लोन अप्रूव कर दिया है तो ड्यू डिलिजेंस तो कंप्लीट हो ही चुकी होगी। लेकिन प्रॉपर्टी बाइंग में ट्रस्ट इनफ नहीं होता, वेरिफिकेशन जरूरी होता है, क्योंकि मोस्ट प्रॉपर्टी फ्रॉड फोर्ज्ड पेपर्स की वजह से नहीं होते हैं, इनकम्प्लीट ड्यू डिलिजेंस की वजह से होते हैं। और इसीलिए अगर आप जेन्युइनली अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो नेक्स्ट स्टेप ये समझना है कि प्रॉपर्टी बाय करने से पहले कौन से चेक्स करने चाहिए ताकि फ्रॉड का रिस्क मिनिमम हो। ओनरशिप वेरिफिकेशन, द फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। प्रॉपर्टी बाय करते वक्त सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक होता है ये वेरीफाई करना कि जो पर्सन आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहा है क्या उसके पास लीगली इस प्रॉपर्टी को बेचने का राइट है या नहीं। ये ऑब्वियस लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि इंडिया में बहुत सारे फ्रॉड इसी बेसिक लेवल पर होते हैं। लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अगर सेलर के पास पेपर्स हैं और पोजेशन है तो ओनरशिप भी उसी की होगी, लेकिन पोजेशन और ओनरशिप दोनों सेम चीज नहीं होते। सबसे पहले आपको सेलर का टाइटल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना चाहिए। ये वो प्राइमरी लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो इस्टेब्लिश करता है कि सेलर को प्रॉपर्टी ओनरशिप कैसे मिली। प्रॉपर्टी टिपिकली सेल डीड, गिफ्ट डीड, विल या अलॉटमेंट या कन्वेंस डीड के थ्रू अक्वायर होती है। आपको एग्जैक्टली ये देखना होता है कि सेलर के पास ओनरशिप किस बेसिस पर आई है और क्या वो ट्रांसफर लीगली वैलिड है। लेकिन सिर्फ करंट ओनर का टाइटल देखना इनफ नहीं होता, आपको प्रॉपर्टी की चेन ऑफ ओनरशिप यानी चैनल डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करने चाहिए। इसका पर्पस होता है चेक करना कि प्रॉपर्टी प्रीवियस ओनर्स के बीच लीगली ट्रांसफर हुई थी या नहीं, क्योंकि अगर टाइटल चेन में कहीं भी इलीगल या डिस्प्यूटेड ट्रांसफर हुआ तो फ्यूचर में उसका इंपैक्ट करंट बायर पर भी आ सकता है। प्रॉपर्टी का लीगल हिस्ट्री क्लीन होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना करंट सेलर का ओनरशिप प्रूफ। प्रॉपर्टी लॉ का सिंपल प्रिंसिपल है, कोई इंसान आपको वो टाइटल ट्रांसफर ही नहीं कर सकता जो उसके पास खुद वैलिडली है ही नहीं। इसीलिए अगर ओनरशिप वेरिफिकेशन वीक हुई तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट होने के बाद भी आप फंडामेंटली फ्लॉड प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। ओनरशिप क्लियर होने के बाद भी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सेफ नहीं हो जाती। बहुत बार फ्रॉड या डिस्प्यूट सेलर की ओनरशिप में नहीं बल्कि प्रॉपर्टी के ऊपर एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज में छुपा होता है। एक प्रॉपर्टी लीगली ओन्ड हो सकती है, लेकिन फिर भी उस पर बैंक लोन, अनपेड ड्यूज या थर्ड पार्टी राइट्स अटैच हो सकते हैं। अगर बायर ये वेरीफाई किए बिना परचेज करता है तो फ्यूचर लायबिलिटी उसके ऊपर आ सकती है। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, इसीलिए नेक्स्ट क्रिटिकल चेक होता है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, जो ब्रॉडली ये वेरीफाई करता है कि प्रॉपर्टी पर कोई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल या लीगल लायबिलिटी अटैच्ड है या नहीं। इससे आपको इंडिकेशन मिलता है कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज पर है, किसी लोन के अगेंस्ट प्लेज्ड है या उसके अगेंस्ट सर्टेन रिकॉर्डेड क्लेम्स एग्जिस्ट करते हैं। ये डॉक्यूमेंट परफेक्ट नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में हिडन लायबिलिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स में से एक माना जाता है। फाइनेंशियल लायबिलिटी सिर्फ बैंक लोन तक ही लिमिटेड नहीं होती, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अनपेड प्रॉपर्टी टैक्स, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स, मेंटेनेंस ड्यूज या सोसाइटी चार्जेस भी पेंडिंग हो सकते हैं। अगर ये लायबिलिटीज क्लियर नहीं होती तो बायर को लेटर ऑन उन ड्यूज का बर्डन फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए रेलेवेंट टैक्स रिसीट्स, यूटिलिटी बिल्स और सोसाइटी नो ड्यूज या एनओसी वेरीफाई करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है।
मोस्ट बायर्स इन ड्यू डिलिजेंस के दौरान ये इंपॉर्टेंट चेक्स मिस कर देते हैं और उन्हें प्रॉब्लम का पता तब चलता है जब बैंक रिकवरी नोटिस आता है, सोसाइटी पेंडिंग ड्यूज डिमांड करती है या गवर्नमेंट टैक्स रिकवरी इनिशिएट होती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत बायर्स अज्यूम करते हैं कि अगर सेलर जेन्युइन ओनर है और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट फ्री है तो ट्रांजैक्शन सेफ है, लेकिन रियलिटी में लीगली ओन प्रॉपर्टी भी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है अगर उसके रेगुलेटरी अप्रूवल्स प्रॉपर ना हो। ओनरशिप क्लियर होने का मतलब सिर्फ इतना है कि सेलर को बेचने का राइट है, इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रॉपर्टी लीगली कंप्लायंट भी है। इंडिया में लार्ज पोर्शन लैंड का एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन में होता है और ऐसी लैंड को रेजिडेंशियल या कमर्शियल पर्पस के लिए फ्रीली यूज नहीं किया जा सकता। इसीलिए अगर आप किसी प्लॉट या लैंड पार्सल को कंस्ट्रक्शन या बिजनेस यूज के लिए खरीद रहे हो तो वेरीफाई करना जरूरी है कि रिक्वायर्ड कन्वर्जन एंड अप्रूवल्स लिए गए हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि आप प्रॉपर्टी खरीद लो, कंस्ट्रक्शन कर लो और बाद में नोटिस आए कि लैंड यूज परमिट ही नहीं था। अगर आप फ्लैट, अपार्टमेंट या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बाय करते हो तो बिल्डर या डेवलपर के रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी वेरीफाई करने चाहिए। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एंड रिलेटेड म्युनिसिपल अप्रूवल्स ब्रॉडली इंडिकेट करते हैं कि कंस्ट्रक्शन प्रिस्क्राइब्ड अप्रूवल्स और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लीट हुआ है। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉन कंप्लायंट कंस्ट्रक्शन फ्यूचर डिमोलिशन, पेनल्टीज या ऑक्यूपेंसी डिस्प्यूट्स क्रिएट कर सकता है। पेपर अप्रूवल्स के साथ ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। कई बार डॉक्यूमेंट्स टेक्निकली एग्जिस्ट करते हैं लेकिन फिजिकल लैंड बाउंड्रीज, एक्सेस रोड्स, एनक्रोचमेंट्स या लोकल रिस्ट्रिक्शंस प्रैक्टिकल इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए सर्वेयर या फिजिकल इंस्पेक्शन ड्यू डिलिजेंस का क्रिटिकल पार्ट होता है। अभी तक हमने डिस्कस किया कि प्रॉपर्टी बाय करते वक्त कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लीगल चेक्स देखने चाहिए, लेकिन सिर्फ पेपर वर्क वेरीफाई कर लेना इनफ नहीं होता। कई बार डॉक्यूमेंट सरफेस लेवल पर प्रॉपर लगते हैं फिर भी डील प्रॉब्लमैटिक निकल सकती है। इसीलिए डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल सिग्नल्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपको उस प्रॉपर्टी बिल्डर या सेलर से एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए। अगर सेलर या ब्रोकर रिपीटेडली आपको हरी कर रहा है, बोल रहा है कि जल्दी टोकन दो वरना डील चली जाएगी, या आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन का टाइम नहीं दिया जा रहा, तो ये मेजर रेड फ्लैग हो सकता है। फ्रॉडुलेंट सेलर्स ऑफन अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ताकि बायर ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट ना कर पाए और इमोशनल डिसीजन ले ले। ऐसी प्रॉपर्टीज जो लॉन्ग टाइम से वेकेंट पड़ी हो या जहां एक्चुअल ओनर कभी विजिबल ही ना हो, उनमें फ्रॉड का रिस्क हायर होता है। कई केसेस में फ्रॉडस्टर्स एब्सेंटी ओनर्स की प्रॉपर्टीज पर फोर्स्ड पेपर वर्क क्रिएट करके अनऑथराइज्ड सेल अटेम्प्ट करते हैं। इसीलिए सेलर की आइडेंटिटी और एक्चुअल ओनरशिप प्रेजेंस वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब डायरेक्ट ओनर डील में एक्टिवली इन्वॉल्व ना हो। बिल्डर्स और ब्रोकर्स कभी कभी अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस कर देते हैं, जैसे गारंटेड अप्रिसिएशन, अश्योर्ड रेंटल, फास्ट पोजेशन या बाय बैक गारंटीज। लेकिन अट्रैक्टिव कमर्शियल प्रॉमिसेस लीगल सेफ्टी का सब्स्टिट्यूट नहीं होते। किसी प्रॉपर्टी की लीगल क्वालिटी और कंप्लायंस उसकी मार्केटिंग क्लेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी डील में सेलर ट्रांसपेरेंसी अवॉइड कर रहा हो, वेरिफिकेशन को डिस्करेज कर रहा हो या अर्जेंसी क्रिएट कर रहा हो, तो आप उन डीलर्स से और उन प्रॉपर्टी से दूर ही रहिए। इस पूरी डिस्कशन का बिगेस्ट लेसन ये है कि बायर्स अज्यूम कर लेते हैं कि सेलर जेन्युइन लग रहा है, ब्रोकर ट्रस्टवर्दी है या रजिस्ट्री हो जाएगी तो सब सेफ होगा। लेकिन प्रॉपर्टी बाइंग अजम्पशंस पर नहीं, वेरिफिकेशन पर होनी चाहिए। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स का बिगेस्ट इशू ये है कि फ्रॉड का पता यूजुअली तब चलता है जब रजिस्ट्री हो चुकी होती है, पैसे ट्रांसफर हो चुके होते हैं और लीगल फाइट के अलावा कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं बचता। और चाहे आप इवेंचुअली डिस्प्यूट विन भी कर लो, ईयर्स ऑफ ब्लॉक्ड कैपिटल एंड लीगल डिलेज का डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। इसीलिए प्रॉपर्टी बाय करते वक्त सेलर की बात पर ट्रस्ट मत करो, डॉक्यूमेंट्स पर ट्रस्ट करो और डॉक्यूमेंट्स पर भी ब्लाइंडली नहीं, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ट्रस्ट करो। और अगर आपको ऐसी डीप डाइव ब्रेकडाउन्स पसंद आती हैं जहां हम इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस, स्कैम्स एंड फ्रॉड्स को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं, तो पॉइंट ब्लैंक भारत को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।